स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023 मई 2024 में पेपर हुआ, पेपर 1 एंड पेपर 2। इससे पहले के 3 वीडियो में हम पेपर 1 कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं पेपर 2 पे। सो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। हालांकि ये आपको पता है, सबके पास अलग अलग सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। किसी के पास ये क्वेश्चन 15वां होगा, किसी के पास 40वां होगा, कैसा भी नंबर हो सकता है। क्वेश्चन तो खैर मोर और लेस आगे या पीछे यही थे। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपको पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है कि जब हम माल परचेज करते हैं तो हम टैक्स चुकाते हैं, ठीक है। तो उस समय जो हम टैक्स चुकाते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। सपोज करो आपको पता है, पर फिर भी मैंने कहा ना, ये वीडियो मैं दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। एक वो जो पेपर दे के आए हैं और एक वो जो फ्यूचर में पेपर देने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा साथ ही साथ बातें भी कर लें। जैसे मैंने माल खरीदा, उस समय मैंने 1,000 रुपये टैक्स चुकाया। बाद में मैंने वही माल बेचा या दूसरा कोई माल बेचा और मैंने ग्राहक से टैक्स लिया। तो जो ग्राहक से हम टैक्स लेते हैं उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। सपोज करो आउटपुट टैक्स है मेरा 1,200 रुपये, मैंने ग्राहक से 1,200 रुपये लिया। तो रूल ये कहता है कि इसमें से 1,000 रुपये आप दे चुके हो, परचेज के समय ही दे चुके हो, तो आपको 1,000 रुपये माइनस करने की परमिशन दी जाएगी। इस परमिशन देने को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। और बाकी का 200 रुपये आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी है, वो आपको जमा कराना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज ये कि ये जो 1,000 रुपये है ये आप कब लेस कर पाओगे। जिस दिन का बिल है उससे 90 दिन के भीतर, जिस दिन का बिल है उससे 1 साल के भीतर। नो लिमिट का मतलब है आप इसकी क्रेडिट कभी भी ले सकते हो। लेकिन रूल ये है कि जैसे अगर आपका ईयर 23-24 था, 31 मार्च 2024 को आपका वर्ष समाप्त हो गया, तो आपको जो जीएसटी रिटर्न है वो सितंबर तक भरनी है। तो सितंबर से पहले पहले आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेनी है। यानी 23-24 से के जो भी आपके परचेज के बिल हैं उस पे आपने जो भी इनपुट टैक्स चुकाया है, अगर आपको उसकी क्रेडिट लेनी है तो रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले पहले, जो उसकी कट ऑफ डेट है सितंबर, उससे पहले पहले आपको क्रेडिट ले लेनी है। और अगर बाय द वे आपकी तैयारी है और आप मई में ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जिस भी दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उससे उसके अंदर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, फिर बाद में आप नहीं ले पाएंगे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का सही नियम ये हुआ कि धारा 39 के तहत जो तय तारीख है, अभी सितंबर चल रही है, तो सितंबर से पहले या आपका जो एनुअल आप रिटर्न भर रहे हो उससे पहले आपको क्रेडिट लेनी होगी। इसका आंसर डी रहेगा। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है, नो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इफ द अमाउंट क्रेडिटेड और पेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर डजंट नॉट एक्सीड। ऑप्शंस हम सारे पढ़ लेंगे, स्क्रीन पे आ भी रहे हैं। मैं ऑप्शन पढ़ने में समय नहीं लगाता, मैं बात बताने में नियम चाहता हूँ। सपोज कीजिए हम हैं कि सर हम कौन है, हम एक कंपनी है, ठीक है, और ये सामने वाला एक ठेकेदार है, ठीक है। अगर हमने इससे कोई काम करवाया और हम इसे पेमेंट करने वाले हैं, अगर एक बार में 30,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट हम करने वाले हैं, या पूरे साल में टुकड़े टुकड़े में हम इसको 1,00,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट करने वाले हैं, तो हम 1% या 2% टीडीएस काटेंगे। अगर सामने वाला इंडिविजुअल या एचयूएफ रहा तो 1% टीडीएस काटेंगे, नहीं तो फिर 2% टीडीएस काटेंगे। सामने वाला अगर पैन नंबर नहीं देगा तो फिर हाई रेट से टीडीएस काटेंगे। तो ये सब कहाँ लिखा है, सेक्शन 194C में। तो ये सारे नियम हो गए, ठीक है। तो अब आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो, नियम है 30,000 रुपये अगर सिंगल पेमेंट में, और पूरे साल में अगर आपके पेमेंट्स का योग 1,00,000 को एक्सीड करता है तो ही आप सामने वाले का टीडीएस काटोगे। तो ये देखना चाहता था कि आपको टीडीएस की लिमिट्स याद है या नहीं है, ए इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, ऑन विच प्रोडक्ट और सर्विस जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी नहीं लगाया जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, वुडन प्रोडक्ट्स पे, कपड़ों पे। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अभी तक जीएसटी से बाहर रखा गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगता है, अभी इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो फिर पता है क्या होगा, जो लोग पेट्रोल खरीदेंगे, डीजल खरीदेंगे या इस तरह के जो पेट्रोलियम आइटम्स हैं वो खरीदेंगे, तो खरीदते समय वो जो टैक्स चुकाएंगे उसकी वो क्रेडिट ले पाएंगे। गेम ही चेंज हो जाएगा इकोनॉमी का। अभी के लिए ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा गया है। इसका सिंपली आंसर ए है, ठीक है। चलिए उसके बाद है, ड्यूरिंग द वाउचिंग ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स द ऑडिटर शुड एग्जामिन एडहेरेंस टू रेलेवेंट सेक्शन और सेक्शंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एज।
ये कहता है कि जब हम निदेशक जो डायरेक्टर होते हैं उनका भुगतान करते हैं तो बीइंग अ ऑडिटर आपको कौन सी धाराएं देखनी चाहिए, 197(1), 197(5), 197(6) या सभी? इसका आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी। हमें इन सारी धाराओं का ध्यान देखना चाहिए। सेक्शन 197(1) में बताया गया है कि भाई आप जो रेम्यूनरेशन इन सबको दोगे पब्लिक कंपनी के केस में वो 11% से ज़्यादा नहीं होगा। 197(5) में समथिंग ये लिखा हुआ है कि इस रेम्यूनरेशन के अलावा अगर वो मीटिंग्स करते हैं तो उन मीटिंग्स के लिए उनको सेपरेट फीस दी जा सकती है जिसकी एक लिमिट होगी। हालांकि वो लिमिट 1 लाख रुपया पर पर मीटिंग है, पर मेंबर पर मीटिंग, तो एक लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है, उससे ज़्यादा तो नहीं दे दिया है ना। इसी तरह 197(6) में समथिंग ये लिखा हुआ है, ये मुझे इतना याद नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो देख के ही बता रहा हूँ। पर 197 का तो मोटा मोटा आपको पता है कि रेम्यूनरेशन से संबंधित है। अब बात ये है ना कि एग्जाम में फिर डर लगता है कि खाली 197(1) ही संबंधित है या बाकी भी है, तो ए और डी में एग्जाम में तो डर लगा होगा। 197(6) में ये लिखा है कि भाई रेम्यूनरेशन हम चाहें तो उनको मंथली दे सकते हैं या परसेंटेज के फॉर्म में भी दे सकते हैं या दोनों तरीकों से दे सकते हैं, तो ये सब लिखा हुआ है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो पहले अपने को पता होना चाहिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है। ऐसी लायबिलिटी जो हमारे ऊपर आ सकती है बैलेंस शीट की डेट के बाद, एक लायबिलिटी जो अभी हमारे ऊपर नहीं है पर हमारे ऊपर फ्यूचर में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। कहानी क्या है, हम ड्रॉवर हैं, हमें किसी से बिल मिला, हमें किसी पार्टी से बिल मिला, हमने उस बीआर का पैसा बैंक से उठा लिया जिसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं। अब मान लो कि बीआर की हमने डिस्काउंटिंग करवाई फरवरी के महीने में और इस बिल की ड्यू डेट है मई 24, तो मई 24 को पता लगेगा कि उस पार्टी ने, जिस पार्टी का बिल था, उस पार्टी ने बैंक को पेमेंट किया या नहीं किया। अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया, अगर उस पार्टी ने, ड्रॉई बोलते हैं, अगर उस ड्रॉई ने बिल का पेमेंट नहीं किया तो वो पेमेंट हमें करना पड़ जाएगा, तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आ सकती है। तो इसीलिए कंटिंजेंट लायबिलिटी का परफेक्ट एग्जांपल है। इसी तरह से अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट। सपोज कीजिए कि हमने XYZ लिमिटेड के 1000 इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं और उसके लिए अब तक 80 रुपये मांगे गए और हमने 80 रुपये पे कर दिए हैं। अब क्या है, नेक्स्ट ईयर में हो सकता है कि कंपनी हमसे 20 रुपये मांग ले, अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो वो मांग ले, अगर वो मांगेंगे तो हमने कमिट किया है तो हमें देने पड़ेंगे तो हमारे ऊपर लायबिलिटी आ सकती है। तो अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो अबव 1 and 2 बोथ इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही कंटिंजेंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स हैं, और भी हो सकते हैं। जब हम किसी के लिए गारंटी देते हैं तो वो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अगर हमारे अगेंस्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है, जजमेंट पेंडिंग है, तो भी हमारे लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है, जो जिसे अपन PGT TGT कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी। और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी CA साइड की होती है, CA वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं, तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना वो प्रैक्टिस का रहता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है, इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं।
उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगातार व्हाट्सएप पे आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 99 मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं, तो आप सिंपली व्हाट्सएप कीजिए, हम उसके क्वेश्चन उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे, ठीक है। और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है ना। क्रिकेट खेलना सबको आता है ऑलमोस्ट, अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है, लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जस्ट आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। थोड़े रह भी गए होंगे, बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए। केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए, अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए। जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है, तो एक 500, 600 या 900 रुपये के सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपीज़ से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा, कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा, दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ, सेक्शन 77 टू सेक्शन 90 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 डील्स विद, अगेन अ टफ क्वेश्चन। बाद में किसी को कितना ही आसान लगे, पर उस समय एकदम से याद आना कि धारा 77 से लेकर धारा 90 का संबंध किससे था? क्या ड्यूटी ड्रॉबैक से? आंसर इज नो। क्या कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, माल और वाहन को जब्त और जुर्माना लगाने से इसका संबंध था? नहीं। क्या इसका संबंध स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग बैगेज, गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट एंड स्टोर से है? जी हाँ। तो धारा 77 से लेके 90 तक का संबंध है बैगेज से। बैगेज मतलब जनरली होता है कि पैसेंजर अपने साथ जो पर्सनल गुड्स कैरी करता है, जो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता, ठीक है। वैसे ये यूँ कहते हैं कि गुड्स के अंदर बैगेज भी शामिल है, पर ठीक है, पर होता ये है कि गुड्स पे टैक्स अलग तरह से लगता है और बैगेज पे लगना होता है तो अलग लगता है। तो उसके क्या प्रोविज़न है? या अगर आप बाय पोस्ट या कहें बाय कुरियर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो क्या प्रोविज़न होंगे? और जो स्टोर्स का मतलब होता है जो शिप या एयरप्लेन पे जो ऐसा माल पड़ा होता है जो शिप या एयरप्लेन के ही काम आएगा, ठीक है, तो ऐसे माल को अपन स्टोर्स कहते हैं। तो इनके लिए स्पेशल रूलिंग्स है। तो ये सब रूलिंग समझाई हुई है सेक्शन 77 टू सेक्शन 90 में। तो सी इसका आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने कस्टम एक्ट, ये बेयर एक्ट से लिया है। बेयर एक्ट मतलब जो ओरिजिनल एक्ट होता है, एक तो बुक्स में अपन पढ़ते हैं, ये मैंने बेयर एक्ट से लिया है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं धारा 77 से लेके धारा 90 तक में यही बातें बताई गई हैं, स्टोर, बैगेज और कुरियर वाला इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पनिशेबल क्राइम इज़। ये 4 शब्द हैं, इनमें से किस में आपके ऊपर पनिशमेंट लगेगी? टैक्स एवेजन में, कर अपवंचन, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग। तो अगर आप टैक्स एवेजन करेंगे, कर अपवंचन, सरल शब्दों में कर की चोरी करेंगे, तो आपके लिए वो पनिशेबल क्राइम है। मैं आपको एक ऐसे ही बात जनरली बताता हूँ, क्योंकि कई लोग टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस और एवेजन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि ट्रैफिक का एक रूल है कि आपको हेलमेट लगा के जाना है, और अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो 1000 रुपये का चालान लगेगा। सपोज़ करो ये रूल है। तो एक इंसान, तो ये ए है, ए ने कहा यार 1000 रुपये का चालान भरेंगे, इससे बढ़िया मस्त वो 600 रुपये का हेलमेट लेके आया, और वो जहाँ जाता है तो मस्त हेलमेट पहन के जाता है। तो इस बंदे ने एक तरह से प्लानिंग कर ली, ट्रैफिक प्लानिंग, ठीक है, उसने ट्रैफिक प्लानिंग कर ली। दूसरा बंदा ये है, वो कहता है यार हेलमेट भारी होता है, पसीना आता है, मेरा तो बाद में सर दुखता है। उसने क्या किया, एक बिल्कुल 100 रुपये का टोपी वाला या टोपी जैसा हेलमेट लेके आ गया।
मतलब उससे कोई सेफ्टी नहीं है, उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। भाई हेलमेट गवर्नमेंट को लगाने में मज़ा नहीं आ रहा, वो तुमसे इसलिए लगवाना चाहती है कि भाई गिरो तो तुम्हारा माथा नहीं फटे और मर ना जाओ, इसलिए वो डर दिखा के, जुर्माने का डर दिखा के तुमको हेलमेट पहनाते हैं। इस भाई साहब ने क्या कहा, हेलमेट तो पहनूंगा लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना, तो उसने क्या किया, 100 रुपये का टोपी नुमा हेलमेट पहना लिया। अब आप बताओ उसने रूल फॉलो किया या नहीं किया? आप कहेंगे सर हेलमेट तो लगाया है। तो उसने क्या किया, एक लूप होल ढूंढ लिया। भाई हेलमेट लगाना है पर आईएसआई मार्के वाला लगाना है, इतने रुपए वाला लगाना है, अंदर ऐसा फोम होना चाहिए, अंदर ऐसा थर्माकोल होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं था। तो आपने कहा जैसा भी हेलमेट, हेलमेट तो हेलमेट है, हो सकता है आप तरबूज का अंदर का पीस हटा के तरबूज लगा दो खुद के ऊपर, तो आप कहोगे है तो हेलमेट। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। यानी इस मामले में उस बंदे ने ट्रैफिक अवॉइडेंस कर दिया, रूल फॉलो करते हुए भी रूल की धज्जियाँ उड़ा दी, लेकिन ये फिर भी एक बार के लिए पनिशेबल नहीं है। और तीसरा होता है बिल्कुल ही आदमी सी, कि अपने को पता है कि फलाने चौक पे अपने को ट्रैफिक वाला मिलेगा तो गली में से डाल देने का, उसके सामने से तेज भगा लेने का, वो जब हट जाता है ड्यूटी उसके बाद निकलने का। ये जो है ना, ये पनिशेबल क्राइम है। तो बात ये है, तो टैक्स की चोरी भी ऐसी ही है। तो आप, ठीक है ना, तो इस तरह से चीज़ें होती है ना। तो अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं तो वो पनिशेबल क्राइम है। आगे कहते हैं बात कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से क्या सही है। सेक्युलर ट्रेंड कैन नॉट बी कर्व लीनियर। तो भाई जो ट्रेंड है वो लीनियर भी हो सकती है, कर्व लीनियर भी हो सकती है। तो ये जो इसने लिखा है कि कर्व लीनियर नहीं हो सकती, तो फॉल्स है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए पहले साल में आ रहा है इतना, दूसरे साल में आ रहा है इतना, तीसरे साल में आ रहा है इतना, तो एक तो ये होता है बिल्कुल अच्छे से आपका एक 45 डिग्री के ऊपर जा रहा है कोण, और एक होता है लाइन आपकी अप एंड डाउन होती है। ठीक है, ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा आ गया, फिर ऐसा चला गया, फिर नीचे आ गया, ऐसे हो रहा है। तो ऐसा भी हो ही सकता है। तो ट्रेंड कैन बी कर्व लीनियर। तो पहला जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है वो फॉल्स दिया है। दूसरा कहता है कि टाइम सीरीज एनालिसिस इज कन्फाइंड टू लीनियर ट्रेंड्स अलोन। ये कहता है कि यार ये जो आप टाइम सीरीज एनालिसिस करते हो ना, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं काल श्रेणी का विश्लेषण, वो केवल रैखिक प्रवृत्ति तक ही सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अपने को पता है कि टाइम सीरीज में 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है ट्रेंड, एक होता है सीजनल वेरिएशन, एक होता है साइक्लिकल वेरिएशन, चक्रीय विचरण। इसके अलावा इरेगुलर या कहें रैंडम वेरिएशंस भी होते हैं। तो जो टाइम सीरीज बनती है ना, उसमें इन चारों का ही अध्ययन किया जाता है। तो ये कहना है कि टाइम सीरीज में केवल हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब थर्ड ये कहता है व्हेन वी शिफ्ट द ट्रेंड ओरिजिन द वैल्यू ऑफ बी रिमेन्स द सेम। तो ये बात सही है। जैसे सर क्या, मान लीजिए क्वेश्चन यूँ है, ईयर 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मान लीजिए सेल्स के फिगर दे रखे हैं 400, 500, 750, 800, 1000, कुछ भी ऐसा दे रखा है। आप अगर इस क्वेश्चन से बी कैलकुलेट करोगे, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अगर आप इससे बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और अगर अपन सपोज करो 3 को अगर आप अज्यूम कर लोगे, और एक में से 3 गया, लाइक -2, -1, 0, 1, 2, इसके बाद अगर आप इस ईयर को चेंज करते हुए बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, दोनों ही मामलों में बी की वैल्यू सेम आएगी। आपका ए का मान बदल जाएगा लेकिन बी की वैल्यू दोनों में सेम आएगी। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, जो उन्होंने लिखा है ये ट्रू है। इसके लिए कहता है अ सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स 3। नहीं, ये थोड़ा सा इन्होंने फॉर्मूले को लंबा स्ट्रेच कर दिया। भाई सिंपल तो फॉर्मूला ही होता है y बराबर a प्लस बी एक्स, और जो सेकेंड डिग्री पैराबोला होता है उसमें ऐसा होता है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इतना होता है ना। मैं ढंग से लिखता हूँ सी एक्स स्क्वायर, उसमें डी एक्स 3 नहीं होता, वो थर्ड डिग्री पैराबोला होता है। तो ये जो लिखा है ना इन्होंने, ये वाला भी फॉल्स है। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द लीस्ट स्क्वायर लीनियर ट्रेंड इक्वेशन वाई सी बराबर ए प्लस बी एक्स, इफ बी इज नेगेटिव देन इट इंडिकेट्स। ओके, आपने एक इक्वेशन बनाई a प्लस बी एक्स, इसका मतलब ये होता है कि a जो होता है वो एक फिक्स वैल्यू होता है, b एक तरह से स्लोप या स्पेस होता है, स्लोप या पेस होता है जिस पेस से चीज़ें चेंज होती है, और पास में x। आप जैसे जैसे x की वैल्यू रखते जाओगे,
आप जैसे जैसे एक्स की वैल्यू रखते जाओगे तो वाई की नई नई वैल्यू ड्राइव होकर सामने आपके आती रहेगी, ठीक है, ये चीज़ होता है। क्वेश्चन उन्होंने ये कहा कि अगर ये बी नेगेटिव हो तो आप सोचो, एक यूं है चीज़, 400 प्लस 50x, सपोज ये एक इक्वेशन तो ऐसी है। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ही आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके यहाँ सामने आंसर आएगा 450। और थोड़ा सुनो, x के सामने अगर आप 2 पुट करोगे तो फिर आपका आंसर आएगा 500। पर सपोज करो यही 50 400 प्लस की जगह माइनस इस तरह से हो जाए, तो अब जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा लाइक 350। और अगर x की जगह 2 पुट करोगे तो 400 में से 100 जाके आपका आंसर आएगा 300। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपकी जो ट्रेंड इक्वेशन है उसमें b अगर नेगेटिव है तो फिर ये आपका डिक्लाइनिंग ट्रेंड देगा, ये आपका डिक्लाइनिंग ट्रेंड बताएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आगे देखें, इन GST रिफंड एप्लीकेशन इज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डैश डैश फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। भाई अगर आपने कभी भी टैक्स फालतू दे दिया है, ब्याज फालतू दे दिया है, फीस फालतू दे दी है, पेनल्टी ज़्यादा दे दी है, आपको अगर रिफ़ंड चाहिए तो आपको 2 साल, जिस भी दिन आपने चुकाया था उसके 2 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे के रिफ़ंड के लिए आवेदन करना होगा। आप 2 साल के बाद रोते हुए आओगे कि साहब फलाने साल में हमने ज़्यादा दे दिया था। तो देखो, पुराने मैटर नहीं ज़्यादा निकाले जाते। एक होता है लिमिटेशन एक्ट, है ना, परिसीमन अधिनियम, है ना, उसमें हालांकि कोई एक फिक्स रूल नहीं है कि 2 साल, कुछ मामलों में 2 साल है, कुछ मामलों में 5 साल है, कुछ मामलों में 7 साल है, कि मतलब आप एक पुराने मुद्दे को, जिसको अपन आम भाषा में बोलते हैं गड़े हुए मुर्दे को, आप कब जिंदा कर सकते हो। तो अगर आपने कभी भी कुछ चीज़ फालतू चुका दी है GST वाले सिस्टम में तो 2 साल के अंदर अंदर आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 ईयर्स इसका आंसर है, ठीक है। आप कोई कहेगा आसान क्वेश्चन है, पढ़ के नहीं गए थे तो मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ, देख के गए थे, तैयारी के समय ये क्वेश्चन देखा हुआ था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन बैंक की इंपॉर्टेंस पे इतना जोर देता हूँ। चलिए, ठीक है। एक नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को मुफ्त भोजन प्रदान किया जिसके लिए उसने प्रति भोजन 125 रुपये की राशि खर्च की। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 115 BAC के अनुसार कर्मचारी के लिए अनुलाभ के रूप में मानी जाने वाली राशि और उसके कर योग्य मूल्य का उल्लेख करें। इस क्वेश्चन का मैं पूरा बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर पुराने नियम होते तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता कि भाई 125 रुपये का भोजन खिलाया, 50 रुपये उसमें से एग्जेम्प्ट है, ठीक है, और 75 रुपये टैक्सेबल होगा, ठीक है। न्यू रूल की बात करें तो एक बार के लिए आपको लगेगा कि 50 रुपये वाली कटौती नहीं मिलेगी। मैं फिर बोलता हूँ, न्यू रेल रूल को अगर आप ऊपर तौर पे देखोगे, ऊपर देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई है ना, 125 का भोजन खिलाया, कोई कटौती नहीं मिलेगी, अतः पूरे 125 रुपये टैक्सेबल होंगे। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो नए रूल में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय को 50 रुपये वाली कटौती नहीं मिलेगी अगर उसने टोकन या वाउचर्स का प्रयोग किया है। तो मैं लाइन आपको पढ़ाऊंगा, मैं फिर दोहराता हूँ। लाइन ये लिखी है कि नई धारा में या न्यू टैक्स रिजीम में जाने पर 50 रुपये पर मील या 50 रुपये पर डाइट वाली कटौती नहीं मिलेगी अगर एम्प्लॉय ने टोकन या वाउचर सुविधा का उपयोग किया है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर क्वेश्चन में टोकन या वाउचर का जिक्र नहीं है तो पहले की तरह ही कटौती मिलती रहेगी। तो जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में पहले की तरह कटौती मिलती रहेगी और इस व्यक्ति के लिए 75 रुपये प्रति भोजन टैक्सेबल होगा, ठीक है। मैं अब आपको उसका नियम बताता हूँ। ये पहले इसमें पुराना नियम लिखा हुआ है सारा, उसके बाद नई योजना लिखी है। नई योजना में क्या लिखा हुआ है, यदि करदाता धारा 115 BAC के अंतर्गत नई दरों के विकल्प का चयन करता है तो वह मुक्त खाने या मुफ्त खाने के कूपन या वाउचर के संबंध में कर मुक्ति का अधिकारी नहीं होगा। यानी वो कब कर मुक्ति का अधिकारी नहीं होगा, जब वह कूपन या वाउचर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कूपन वाउचर का कहीं जिक्र नहीं है, अतः वो पहले की तरह ही 50 रुपये की सुविधा का अधिकारी होगा और शेष 75 रुपये ही टैक्सेबल होंगे। इसलिए मैंने आंसर डी दिया है। आप अपना कमेंट नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसका पूरा PDF मैंने नीचे अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले लेना। नहीं दिखता है तो आप हमें व्हाट्सएप से मंगा लेना। अजम्पशन ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आर जब हम वेरिएंस एनालिसिस करते हैं जिसके लिए हम एनोवा टेबल बनाते हैं, जिसका बेसिकली मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनालिसिस, है ना, एनालिसिस अपन ऑफ वेरिएंस करते हैं। तो उसमें कुछ अजम्पशंस हैं, नॉर्मलिटी, इंडिपेंडेंस,
होमोजेनिटी, यानी हम ये मान के चलते हैं कि जो सैंपल हमने लिया है वो प्रसामान्य है, स्वतंत्र है, सजातीय एवं संयोजता। जस्ट ऐसे ही मैं 2 मिनट के लिए बता दूं, वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है। सपोज कीजिए कि है ना 100 लोग हैं, ठीक है, और 100 लोग हैं, उनके ऊपर एक जांच हो रही है। मान लीजिए वो डायबिटिक पेशेंट है और उनके शुगर के तरह तरह के इलाज सोचे जा रहे हैं। तो एक सोचा गया भाई अंग्रेजी दवाई दो, जो अपना सिस्टम है एलोपैथी वाला वो सिस्टम दो। किसी ने कहा कि आयुर्वेदिक सिस्टम से ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। किसी ने कहा नहीं नहीं होम्योपैथी से ज़्यादा फ़ायदा होता है। और किसी ने कहा कि कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इनकी डाइट चेंज कर दो, अपने आप इनको फ़ायदा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 100 लोगों में से 25 लोगों को अंग्रेजी दवाइयाँ दी, 25 लोगों को आयुर्वेदिक, 25 लोगों को होम्योपैथी और 25 लोगों को डाइट। तो अब हम देखेंगे रिजल्ट कि किसकी ब्लड शुगर कितनी रहती है, किसका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना रहता है। तो ये होता है वेरिएंस एनालिसिस। तो हम इसमें मान के चलते हैं कि ये जो 100 लोग हैं ये प्रसामान्य वर्ग से लिए गए हैं। ये 100 लोग आपस में स्वतंत्र हैं और सजातीय हैं, मतलब अपन किसी एलियन को पकड़ के नहीं लेके आ गए हैं, लगभग ये एक जैसे लोग हैं। तो वेरिएंस एनालिसिस में ये सारी मान्यताएं ली जाती है, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए, इसके बाद है बहुत टफ क्वेश्चन आया ये तो, और मैंने बाद में बहुत ढूंढा, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन है क्या। बाद में ICWA वाली बुक में मिला ये। अ लार्ज कंप्यूटर इंस्टॉलेशन कंटेन्स 2000 components of identical nature which are subject to failure as per the probability distribution that follows। ओके, क्या समझ रहे हो, एक बड़ा कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में समझो 2000 कंपोनेंट हैं, ठीक है, और पहले महीने में बिगड़ जाएगा, इसके चांस 10% है। दूसरे महीने तक बिगड़ जाएगा, इसके चांस है 25%। तक वर्ड मैंने इसलिए बोला, दूसरे महीने में बिगड़ जाएगा ऐसा नहीं है, दूसरे महीने तक बिगड़ जाएगा 25%, तीसरे महीने तक बिगड़ के आ जाएगा 50% चांसेस है, चौथे महीने तक बिगड़ के वापस लौटेगा 80% चांसेस, और पाँचवें महीने में तो बिगड़ के आ ही जाएगा, इसके 100% चांसेस हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कंपोनेंट ख़राब हो सकता है 1 महीने में, इसकी प्रोबेबिलिटी है 10%। वो दूसरे महीने में ख़राब होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 15%, क्योंकि 25% क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है। वो तीसरे महीने में ख़राब होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 25%, क्योंकि तीसरे महीने तक ख़राब होने की, यानी क्यूमुलेटिव CF 50% है। चौथे महीने में ख़राब होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 30%, और पाँचवें महीने में ख़राब होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 80 और 100 का गैप 20%, ठीक है। तो इस तरह से आप ये x और उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कराओगे, उससे आपके वैल्यूज़ आएंगे। इससे आपको ये पता लगेगा कि कंपोनेंट की ख़राब होने के चांस क्या है। इस कैलकुलेशन को आप अगले पन्ने पे पहले देख लीजिए, आपको इससे पता लगेगा कि आपका कंपोनेंट ख़राब होके आएगा, इसमें 3.35 मंथ लगेंगे। अब ये क्वेश्चन ये कहता है कि हम, एक क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि बताइए मंथली रिप्लेसमेंट कितने होंगे। सपोज़ करो हमारी एवरेज 1 महीना आती, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम 2000 कंपोनेंट बनाते और 2000 के 2000 ही रिप्लेसमेंट के लिए आ जाते। अगर हमारी ख़राब होने की अवधि 2 महीने है, 2 महीने चल जाता है, ऐसे यूँ कह दो 2 महीने चल जाता है, तो इसका मतलब है 2000/2, आपके 1000 कंपोनेंट हर महीने रिप्लेस होंगे। सपोज़ कीजिए आपका कंपोनेंट 3 महीने में लौटता है, तो 2000/3 लगभग 667 पार्ट्स हर महीने लौटेंगे। लेकिन अभी आपका 3 पॉइंट कितना आया था, 3.35 आया था, 3.35 आया था। तो 2000 कंपोनेंट 3.35 एवरेज लाइफ है, तो इससे निकल के आएगा 597, यानी 2000 कंपोनेंट्स हम हर महीने बनाते हैं, 3.35 महीने में कंपोनेंट ख़राब होता है। तो आप कह सकते हो कि लगभग 600 कंपोनेंट हर महीने आपके पास रिप्लेसमेंट में आएंगे। तो बहुत ही टफ क्वेश्चन था, किसी ने देख रखा हो तो मैंने ये सोर्स लिख रखा है कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ उठाया गया है वहाँ से। वहाँ तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आधा हिस्सा काट के दिया गया है तुमको। चलिए आगे कहता है, व्हाट डिडक्शंस आर अलाउड फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस वैल्यू, पैकिंग चार्जेस, फ्रेट, अमाउंट पेड बाय कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर सब्जेक्ट टू कंडीशन, डिस्काउंट ऑफर्ड टू कस्टमर सब्जेक्ट टू कंडीशन। देखिए पहले तो एकदम से समझ में नहीं आया मुझे तो क्वेश्चन कि ये GST का है या कस्टम का है। बहुत ढूंढा तो पता लगा GST के अंदर ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ठीक है।
टैक्स बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू को कम कर देते हैं। तो सपोज करो ए और बी के बीच में सौदा हुआ और बेसिकली सौदा 2 लाख रुपए पे हुआ। अगर पैकिंग चार्जेस लगे हैं तो वो उसके अंदर जोड़े जाएंगे, अगर फ्रेट चार्जेस लगे हैं तो वो उसके अंदर जोड़े जाएंगे, और अगर कस्टमर ने यानी खरीदने वाले ने सप्लायर के बिहाफ पे कोई पेमेंट किया है तो उसे भी जोड़ा जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें तो हैं जोड़े जाने वाली। आखिर में इसने पूछा था कौन सा डिडक्शंस आपको मिलेगा, तो अगर कोई डिस्काउंट सामने वाले ने दिया है तो वो डिडक्शन आपको मिलेगा। तो इसमें डिस्काउंट आंसर है। अगर वहाँ से कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है और उसका इनवॉइस में जिक्र किया गया है तो वो का डिडक्शन आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में से मिल जाएगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए अब लास्ट है, इन जीएसटी रिफंड विल नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स मेड ऑन विच एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लिवाइड। ये कह रहा है कि जीएसटी वाले चैप्टर में या क्वेश्चनों में कब आपको रिफंड नहीं मिलेगा। पहले मैं आपको बी बताता हूँ। अगर आपने एक्सपोर्ट किए हैं बिना टैक्स चुकाए तो आपको रिफंड मिलेगा। कैसा, समझ नहीं आया? देखो, पहले आपने माल खरीदा होगा, भाई आप एक्सपोर्टर हो तो पहले आपने माल बनाया होगा, उसके लिए माल खरीदा होगा तो उसके ऊपर आपने जीएसटी चुकाया होगा। यहाँ तक की कहानी ये है कि आपने जीएसटी चुकाया, इनपुट टैक्स चुकाया, ठीक है। अगर आपने एक्सपोर्ट करते समय कोई टैक्स नहीं वसूला, जनरली एक्सपोर्ट पे हम कोई टैक्स वसूल करते भी नहीं है, तो अगर हमने एक्सपोर्ट में कोई टैक्स नहीं वसूल किया तो हमें इस चुकाए गए जीएसटी का रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है वेयर टैक्स ऑन इनपुट आर हायर देन टैक्स ऑन आउटपुट, इसका मतलब ये है कि सपोज करो कि हमने जो इनपुट टैक्स चुकाया उसकी जो दर थी वो 12% थी, और मान लीजिए कि हमने 1,20,000 रुपये जीएसटी चुकाया, और जो हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे हमने सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट किया वो 60,000 था या 70,000 था। तो मतलब ये है कि परचेज के समय जीएसटी रेट ज़्यादा है और सेल के समय जीएसटी रेट कम है, यानी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। तो हमने जो 50,000 फालतू जीएसटी चुका रखा है उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इन दोनों केसेस में आपको जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। लेकिन पहले केस में जहाँ पे आपने एक्सपोर्ट किए हैं और जिस पर आपके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लिवाई की गई है उस केस में आपको जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा। बी और सी वाले मामले में आपको जीएसटी रिफंड मिल जाएगा, फर्स्ट वाले मामले में आपको जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा। अगेन अ टफ क्वेश्चन। अ सूटेबल एवरेज फॉर टेस्टिंग द इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट। अगर आपको छात्रों में बौद्धिक स्तर क्या है या कक्षा का इंटेलिजेंस लेवल क्या है तो आप किसको यूज़ करेंगे चेक करने के लिए? अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, मोड, ज्योमेट्रिक मीन या मीडियन? इसका आंसर है मीडियन, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, देखो किसी भी क्लास में कुछ टॉप स्टूडेंट या टॉपर स्टूडेंट होते हैं और कुछ बैक बेंचर्स या बहुत लो स्टूडेंट होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज उस क्लास का इंटेलिजेंस लेवल क्या है उसके लिए आपको जो मध्यम पंक्ति में बच्चा बैठा है, जो बीचों बीच बैठा है, आपको देखना पड़ेगा वो कितना स्कोर कर रहा है। मान लीजिए कोई बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे 90% वाले हैं, यहाँ 50% वाले हैं, लेकिन बीच का बच्चा भी अगर 70% स्कोर कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि कक्षा का बुद्धिमत्ता स्तर बहुत अच्छा है। तो मीडियन इसके बारे में बताता है। वैसे मीन तो सबसे पॉपुलर है ही है, जो कि लगभग ऑल पर्पस सॉल्व होता है। बहुलक फैशन के लिए या मूड के लिए, ग्राहक का मूड या क्या चल रहा है फैशन में, उसको मापने के लिए मोड का यूज़ होता है। अगर आपको बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन रेट, इस तरह के कुछ फिगर्स चाहिए तो आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहिए। लेकिन अभी जो क्वेश्चन था कि इंटेलिजेंस लेवल को टेस्ट करने के लिए या गेस करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, तो मीडियन यूज़ करना चाहिए। इसका डी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि इन अ बैच ऑफ 25 स्टूडेंट 9 फेल्ड। 25 छात्र थे, उसमें ये कह रहे हैं 9 फेल हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये भी भाषा से पता लगता है कि 16 पास हो गए। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द सक्सेसफुल स्टूडेंट, जो पास हुए हैं उनका स्कोर दे रखा है और काफ़ी आगे पीछे सा स्कोर दे रखा है। द मीडियन मार्क्स, आपको मीडियन निकालना था। अब आप इसको समझिए क्वेश्चन को, आपको मीडियन निकालना है। मीडियन का सूत्र होता है n+1/2। अगर क्लास में 25 छात्र हैं तो 25 और 1 26, 26/2 बराबर 13। आपको ये पता करना है कि जो 13वां स्टूडेंट है उसका स्कोर क्या रहा। मैं आपको ये कहता हूँ कि जो 9 बच्चे हैं उनका तो स्कोर आप कहेंगे सर दिया ही नहीं है, तो उनके स्कोर बहुत लो से रहे होंगे। अब और बाकी जो 16 बच्चे हैं उनका स्कोर तो दे रखा है, तो अपने को इसको एक सीरीज़ में जमाना पड़ेगा। अपने को इसको एक असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम, आप चाहें तो अवरोही भी कर सकते हैं, वैसे अपन इसको सिंपली असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, जहाँ पहले तो 9 बच्चों के नंबर आ जाएंगे,
XYZ ABCD कुछ भी दे दो, और जो उसके बाद 10वां 11वां 12वां और 13वां, तो मैं इसको अगले स्लाइड पे बताता हूँ आपको। देखो जरा, देखो पहले जो बच्चा है फेल, उसके नंबर है मान लो A, दूसरा बच्चा है उसके नंबर है B, ऐसे 9 बच्चों तक आ जाओ। फिर बाकी जो नंबर्स हैं उनको क्रम में जमा लो। जो 10वां बच्चा है उसका स्कोर है 46, 11वें का है 48, 12वें के हैं 49, 13वें के हैं 53। इसको अपन ने जो बाकी बच्चों के नंबर है ना, वो उसको अपन ने क्रम में जमाया है, तो बस ये बच्चा अपना आंसर है। तो मीडियन आएगा 13, 13 नहीं आएगा, 13वें बच्चे का जो स्कोर है वो हमारा मीडियन है, 53 विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, जब आप किसी की क्या कर रहे हो, परफॉर्मेंस का ऑडिट कर रहे हो, उसने कैसा परफॉर्म किया है, तो फिर इसमें क्या किया जाएगा। ए ऑप्शन कहता है परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ बिजनेस और एनी ऑफ इट्स फैक्टर, हम व्यवसाय का या व्यवसाय के किसी घटक की क्या निष्पत्ति रही, क्या उसने परफॉर्म किया, उसकी समीक्षा करेंगे। हाँ, एडिटिंग ऑफ वर्क इज अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड टारगेट और नो, हम ये देखेंगे कि जो कार्य है, एडिटिंग की जगह एग्जीक्यूशन वर्ड होता तो ज़्यादा अच्छा होता। हम ये देखेंगे कि जो काम है उसे हमने जो टारगेट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया या नहीं, बिल्कुल सही। और हम ये देखेंगे कि उसकी जो कॉस्ट आई वो स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर रही या कम ज़्यादा रही, तो हम ये भी देखेंगे। तो बिल्कुल जब हम किसी भी बिज़नेस का या बिज़नेस के एक हिस्से का ऑडिट करने जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, हम वो देखेंगे, मतलब वो उसने अपने गोल्स और टारगेट्स अचीव किए या नहीं। सेकंड हम ये देखेंगे कि उसकी जो कॉस्ट वगैरह थी, वो कॉस्ट जो हमने सोची थी वो उसके अंदर ही रही, मतलब मितव्ययता से काम हुआ, इकोनॉमिकली काम हुआ या नहीं। तो परफॉर्मेंस ऑडिट में आप ये सब काम करके आएंगे, तो उसका आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ कंपनी। तो आपको पता है कि कंपनी की ऑडिट होनी है तो उनको ज़्यादा समय मिलता है। बाकी सबकी रिटर्न फाइल करने की डेट 31 जुलाई है, तो इनको 2-3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। इनकी रिटर्न फाइल करने की डेट 31 अक्टूबर है। इनको 30 सितंबर से पहले पहले अपनी टैक्स ऑडिट या जो कहें स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो पूरी कर लेनी पड़ेगी, और 31 अक्टूबर तक इनको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो 31 अक्टूबर इसका आंसर है, सी इसका आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है भोलाज फादर इज डिपेंडेंट ऑन हिम एंड सफरिंग विद 90% डिसेबिलिटी। इसमें दो बातें आ गई है, एक तो भोला के पिताजी उसके ऊपर निर्भर हैं, और ये भी कि डिसेबिलिटी है, और ये भी कि सीवियर डिसेबिलिटी है, क्योंकि 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो फिर वो सीवियर डिसेबिलिटी का मामला बनता है। भोला ने 1,10,000 रुपये खर्च किए हैं फिनेंशियल ईयर 22-23 में। क्यों खर्च किए हैं? अपने फादर के मेंटेनेंस पे, यानी उनके पालन पोषण पे या उनके रख रखाव पे, और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके ऊपर उस भोला ने 1,10,000 रुपये खर्च किया है। द डिडक्शन ही कैन क्लेम इन हिज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 इफ डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC। अगर 115 BAC में चला जाता तो बहुत सारी डिडक्शंस उसको मिलती नहीं, तो उसने 115 BAC का फ़ायदा नहीं लिया, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में गया। हमें ये पता है कि जिस तरह का केस है ये वाला, इसके ऊपर उसमें 80DD एप्लीकेबल होगी। अगर किसी एसएससी का कोई फैमिली मेम्बर है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिसेबल है, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे या उसकी पॉलिसी पे या रिहेबिलिएशन पे या उसके मेंटेनेंस पे पैसा खर्च किया जाता है, तो बगैर वास्तविक खर्चे की राशि देखे 1.25 लाख रुपए की सीधी कटौती मिलती है। इस मामले में खर्चा भले कम हुआ हो, ज़्यादा भी होता तो परवाह नहीं, खर्चा कम हो चाहे ज़्यादा हो, 75,000 रुपये की कटौती मिलती है नॉर्मल डिसेबिलिटी के केस में। और सीवियर डिसेबिलिटी, जैसे यहाँ पे बहुत ख़तरनाक परसेंटेज है, लाइक 90% डिपेंडेंसी है, तो 90% डिसेबिलिटी है, तो फिर 1.25 लाख रुपए की कटौती मिलेगी। इसका आंसर सी रहेगा। ये क्वेश्चन 80DD से रिलेटेड था। ऑडिटर शैल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन एन ऑडिट फाइल and complete the administrative process of assembling the final audit file on a timely basis within the dash day of the date of the auditor's report। मतलब क्वेश्चन क्या है भाई, ऑडिटर ने अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान जो भी एविडेंस कलेक्ट किए, जो भी उसने टेक्निक्स अपनाई, जो भी उसने निष्कर्ष निकाले, उन सब का उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है, एक फ़ाइल बनानी है। जब उसने रिपोर्ट दे दी
उस रिपोर्ट देने के 2 महीने के अंदर या 60 डेज़ के अंदर कह लो, 60 डेज़ के अंदर उसको अपनी एक फाइनल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरी करनी होगी। आई रिपीट, जो ऑडिट फाइल है वो उसे 60 डेज़ के अंदर देनी पड़ेगी। जिस दिन उसने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की उसके अगले 60 दिन के अंदर फाइनल ऑडिट फाइल की जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो उसे पूरी करनी होगी। तो इसका आंसर 60 डेज़ रहने वाला है। अंकेक्षण दस्तावेज़ों को, जो भी दस्तावेज थे उसको अंकेक्षण फाइल में एकत्रित करेगा। उससे संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अपनी रिपोर्ट देने के 60 दिन के भीतर उस प्रोसेस को पूरा करेगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो ऐसे है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, ऐसे 230, उसमें ये बात लिखी हुई है कि 60 दिन के अंदर वो इस बात को कंप्लीट करेगा। चलिए, कॉन्सिक्वेंस ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। देखो, अगर कोई असेसी है वो अपना आईटीआर फाइल नहीं करता, अगर उसे नोटिस दिए गए फिर भी आईटीआर फाइल नहीं करता, आईटीआर फाइल कर देता है लेकिन हमने उसे कहा कि भाई आपको कुछ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, वो नहीं देता। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, मान लीजिए हमने उसे सुनवाई के लिए ऑफिस में बुलाया लेकिन वो आता नहीं है। कुल मिला के अगर असेसी सहयोग नहीं कर रहा है तो जो असेसिंग ऑफिसर है उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, फैक्ट्स है, उसके बेसिस पे वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, यानी वन पार्टी असेसमेंट कर सकता है, क्योंकि सामने वाला तो आ नहीं रहा, सपोर्ट कर नहीं रहा। अब क्या होगा? अगर एक बार बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया तो उस सामने वाले के ऊपर धारा 271 के तहत पेनल्टी लगाई जा सकती है। हाँ, उसके ऊपर अभियोजन चलाया जा सकता है 276 सीसी और से लेके 276 डी में एक अभियोजन होता है, मामला मतलब एक तरह से केस चलाया जा सकता है। और इसके अलावा लिखा है कि अगर वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के विरुद्ध यदि करदाता अपील करता है तो जो कमिश्नर अपील्स होता है उसके समय उसके समक्ष उसको नए फैक्ट्स प्रस्तुत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं जो असेसी के लिए बहुत हार्श हैं, लेकिन हैं। इसलिए क्या है? इसलिए इसका मतलब ये है कि समय पे रिटर्न सबमिट करो। कोई सूचना आपसे मांगी जाए तो सूचना दे दो। अगर आपको बुलाया जाए व्यक्तिशः या सीए के थ्रू तो उपस्थित हो जाओ। नहीं तो अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसमें आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, मुकदमा चलाया जा सकता है और नए फैक्ट्स आप रख ही नहीं पाओगे। बाद में अपील में जाओगे तो जो कमिश्नर अपील्स है उसके सामने नए फैक्ट्स नहीं रख पाओगे। उपरोक्त सभी, तो डी इसका आंसर है। चलिए अब पढ़ लीजिएगा आगे, पीडीएफ गिवन है, मैंने बता दिया है। व्हेन एग्जेम्पशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस इज अवेलेबल। भाई एचआरए की कटौती किसको मिलती है? अगर आप रेंट पे करते हो और अगर वो आपके 10% ऑफ सैलरी से ज़्यादा है, जितनी आपकी सैलरी है, सपोज आपकी सैलरी 70,000 रुपये है, तो अगर 70,000 का 10% कितना होता है? 7,000। तो अगर जो आप रेंट 7,000 से ज़्यादा देते हो तो आप एचआरए की एग्जेम्पशन ले सकते हो। तो इसने पहले पॉइंट में लिखा है कि अगर कर्मचारी अपनी पत्नी के मकान में रहता है और नियमित रूप से किराया बैंक हस्तांतरण से चुकाता है तो उसे एचआरए की कटौती मिलेगी। इसे अपन होल्ड पे रखते हैं। सेकंड है, अगर कर्मचारी अपने खुद के मकान में रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई रेंट पे करेगा ही नहीं, और कोई रेंट पे करेगा नहीं तो उसे एचआरए की कटौती नहीं मिलेगी। अगर उसका चुकाया गया किराया वेतन के 10% से कम है तो भी उसे एचआरए की कटौती नहीं मिलेगी। जैसे मैंने समझाया, कम से कम आपको अपने सैलरी का 10% तो रेंट पे करना होगा या उससे ज़्यादा पे करना होगा, तब आप कटौती के लिए एलिजिबल होते हो। अगर कर्मचारी संबंधी के मकान में रहता है, किराया नहीं चुकाता है, अगर मान लीजिए जो व्यक्ति है, मान लीजिए राहुल की बात चल रही है, राहुल अपने रिलेटिव के घर रहता है, वहाँ किराया नहीं चुकाता, तो भी उसे एचआरए की कटौती नहीं मिलेगी। तो फिर अब आपके पास यही ऑप्शन बचा और ये ऑप्शन सही है। हालांकि ये देखने में पहली बार में अजीब सा लगता है कि यार कर्मचारी अपनी पत्नी के मकान में रहता है, मतलब खुद का ही मकान हो गया, खुद का ही मकान हो गया तो फिर एचआरए की कटौती क्यों मिलेगी। लेकिन इन्होंने आगे कहानी जोड़ी है, आधे भी लाइन ख़त्म नहीं करी। इन्होंने कहा कर्मचारी अपनी पत्नी के मकान में रहता है और वहाँ रेगुलरली वो किराया चुकाता है, और किराया चुकाता है इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए उन्होंने ये भी लिखा है कि वो बैंक हस्तांतरण से चुकाता है, मतलब पक्की एंट्री है। तो एक बार के लिए
एक बार के लिए उसे HRA कटौती मिल सकती है ए केस में, क्योंकि बी, सी और डी केस में तो बिल्कुल नहीं मिल सकती, तो ए केस में कटौती मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फॉर पेमेंट ऑफ IGST इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज इन द फॉलोइंग मैनर ओनली। वेल, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है और मेरा कन्फेशन है, मैंने जैसे आंसर की PDF रिलीज़ की तो मैंने उसका आंसर डी दे दिया, एनी ऑफ द अबव मैनर, वो मैंने गलत आंसर दिया। इसका सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन क्या था मैं ध्यान से बताता हूँ आपको। इसमें लिखा था फॉर पेमेंट ऑफ IGST, अगर आपको IGST का पेमेंट करना है तो देखिए सबसे पहले तो आप अपनी IGST की अगर क्रेडिट पड़ी है तो वो यूटिलाइज़ करोगे। उसके बाद अगर आपके पास CGST की क्रेडिट पड़ी है तो आप वो यूटिलाइज़ करोगे। और लास्ट में आप SGST, स्टेट GST और UTGST यानी यूनियन टेरिटरी GST ये यूज़ करोगे। फिर समझिएगा, अगर आपके ऊपर IGST लायबिलिटी है तो सबसे पहले आपको IGST वापराना है, क्योंकि आजकल तो ये नियम है कि आपको सबसे पहले कोई सी भी लायबिलिटी हो आपको सबसे पहले IGST को यूज़ करना है। तो IGST लायबिलिटी के लिए तो सबसे पहले IGST की क्रेडिट यूज़ करनी है। उसके बाद आप नियम ये है कि स्टेट GST, आप इस मामले में स्टेट GST तब यूज़ करोगे जब आपका सेंटर GST ना हो। तो आपके पास अगर CGST है तो फिर आपको सेकंड नंबर पे CGST यूज़ करना है और लास्ट में आपको SGST, UTGST यूज़ करना है। ठीक है, मैं अब आपको एडिशनल यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए रहने वाला है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। सपोज करो आपके ऊपर CGST की लायबिलिटी होती तो क्या होता, तो सबसे पहले आप उसको IGST क्रेडिट से सेट ऑफ करोगे। अगर यू हैव IGST क्रेडिट सबसे पहले आप उसको यूटिलाइज करोगे और उसके बाद आप CGST लायबिलिटी को CGST लायबिलिटी से सेट ऑफ करोगे। ठीक है, चलो इसके बाद है SGST। अगर आपके पास SGST लायबिलिटी है तो भी सबसे पहले आप IGST क्रेडिट यूज़ करोगे और IGST क्रेडिट यूज़ करने के बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी SGST क्रेडिट यूज़ करोगे। ठीक है, ये जो है ना वर्ड कि किसी भी क्रम में यूज़ किया जा सकता है, वो यूँ सेंस में है कि देखो अगर आपके पास IGST क्रेडिट है, ठीक है, तो सबसे पहले आप IGST लायबिलिटी क्लियर करो, है ना, और फिर अगर आपके ऊपर CGST लायबिलिटी भी है और SGST लायबिलिटी भी है तो फिर यहाँ आपको एक चॉइस दी है कि IGST क्रेडिट सेकेंड नंबर पे आप CGST के लिए भी यूज़ कर सकते हो या आप चाहो तो सेकेंड नंबर पे SGST के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कंफ्यूज मत होना, मैं फिर बोल रहा हूँ, IGST क्रेडिट पड़ी है तो सबसे पहले आपको उससे IGST लायबिलिटी निपटानी है, उसके बाद भी बच जाता है तो तुम चाहो तो तुम्हारी CGST लायबिलिटी सलटाओ और तुम चाहो तो तुम्हारी SGST लायबिलिटी निपटाओ। तो किसी भी क्रम में केवल यहाँ सेंस है, लेकिन ये तो तब की बात है जब ये तो IGST क्रेडिट यूटिलाइजेशन का नियम है कि IGST क्रेडिट कैसे यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं था, यहाँ ये था क्वेश्चन कि आपको अपनी IGST लायबिलिटी को सलटाना है। तो IGST लायबिलिटी को कैसे सलटाओगे, तो IGST लायबिलिटी को सबसे पहले आप IGST क्रेडिट से सलटाओगे, नहीं तो फिर CGST सलटाओगे और नहीं तो फिर आप SGST सलटाओगे। इसके साथ मैंने एडिशनल पेज दिया है, उसके मैं दोनों नियम बता देता हूँ आपको। एक ये नियम देखो, इसमें साफ लिखा है IGST की जमा का प्रयोग पहले IGST का भुगतान के लिए किया जाएगा। तो पहले ये तय हो गया कि IGST लायबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको IGST क्रेडिट वापरानी है। ठीक है, अब ये चौथा नियम देखो, कहता है स्टेट GST और UTGST की इनपुट का प्रयोग IGST के भुगतान के लिए केवल उसी दशा में किया जाएगा जबकि सेंट्रल GST की इनपुट का शेष भुगतान के लिए उपलब्ध नहीं है। यानी आप SGST और UTGST का प्रयोग तभी करेंगे जब CGST का शेष उपलब्ध नहीं है, यानी सेकंड नंबर पे आपको CGST यूज़ करना था। तो फर्स्ट यूज़ IGST, सेकंड CGST, देन फिर स्टेट GST। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आराम से। अब श्योर हूँ मैं इसका आंसर ए ही रहेगा। चलिए अगला है SA 240 इज रिलेटेड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स याद करने जाते हैं, ये थोड़े तकलीफ देते हैं। एक तो अपने को AS, इंड AS और IFRS। पर एक बात समझ लो, जो लोग नए बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मन मार के ही सही आपको ये सारी लिस्टें अच्छे से याद करनी है। ऐसे ही जो SAs हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स हैं, सारे याद करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट है वो तो देख लो, लेकिन इंपॉर्टेंट का कुछ पता नहीं चलता क्योंकि जो आ जाता है, जो छप जाता है वो फिर इंपॉर्टेंट महसूस होने लग जाता है। तो ऐसे 240 का संबंध किससे है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से नहीं, जॉइंट ऑडिटर के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं,
कंसीडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं, इसका आंसर है डी। इसका संबंध है द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड पाया गया तो किस एक्सटेंट तक ऑडिटर की लायबिलिटी होगी, इसके बारे में ऐसे 240 प्रकाश डालता है। वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में अगर कपट हुआ है तो अंकेक्षक का किस सीमा तक उत्तरदायित्व होगा, इसके बारे में है ऐसे 240, ये लिखा हुआ है ऐसे 240। ICAI इसको रिलीज़ करता है, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 अप्रैल 2009 या उसके बाद से प्रभावी है। द वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स इम्प्लाइज एन इंक्वायरी इनटू, जब हम ऑडिट करते हैं तो 2 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हिंदी में उनको बोलते हैं प्रमाणन एवं सत्यापन, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। अब ये पूछा है वेरिफिकेशन में आप क्या करेंगे, तो जनरली वेरिफिकेशन हम करते हैं बैलेंस शीट के आइटम्स का, असेट्स और लायबिलिटीज़ का। अगर हम बात करें कि हम असेट्स को वेरीफाई करने जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि उनकी वैल्यू कितनी है वो तो खैर दिख ही रही है। जैसे अब मान लीजिए बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपको दिखाई दे रही है बिल्डिंग, और बिल्डिंग के सामने दिखाई दे रहा है 20 लाख। तो पहले तो आप ये देखो कि बिल्डिंग की ये वैल्यू 20 लाख आपको उचित लग रही है या नहीं। फिर आप ये चेक करो कि बिल्डिंग की ओनरशिप के पेपर संस्था के पास हैं या नहीं। फिर ये देखो एग्जिस्टेंस, बिल्डिंग वास्तव में है या नहीं, और अगर है तो उसका कब्जा पोजीशन हमारे पास है या नहीं, उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर है या नहीं, उसके ऊपर कोई लोन वगैरह तो नहीं ले रखा है तो वो बात शो है या नहीं। तो ये सारी बातें हम वेरीफाई करते हैं, इन सब बातों का वेरिफिकेशन में होता है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है इफ़ एक्स, ये मीन है, इफ मीन बराबर 60, मीडियन बराबर 58 एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.5 गिवन, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो क्या वैल्यू रही होगी, तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्क्यूनेस है उसमें एक कार्ल पियर्सन की स्क्यूनेस होती है, एक बाउले की स्क्यूनेस होती है। तो कार्ल पियर्सन ने फैसला फॉर्मूला ये दिया था, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है तो। अगर ये फॉर्मूला किसी वजह से नहीं लग पा रहा क्योंकि मोड नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, और आपका ये कॉफिशिएंट का वैल्यू आ जाएगा। अब इन्होंने कॉफिशिएंट का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये आपको 0.50 दे रखा है। 3 लिखो, मीन की जगह पे 60 रखो, मीडियन की जगह पे 58 रखो, स्टैंडर्ड डिविएशन मिसिंग है तो मिसिंग रहने दो, कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे वापस 0.50, यहाँ 3, 60 में से 58 गया 2 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसके चलते ये यहाँ आ जाएगा और 0.5 नीचे आ जाएगा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे आ गया। 3 × 2 तब तक यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 0.5, 6 डिवाइडेड बाय 0.5 करोगे तो 12 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जरूर 12 रहा होगा, तो इसका सी आंसर रहेगा। आसान सा क्वेश्चन था, आगे पूरा कैलकुलेशन बता भी रखा है मैंने। एज कंपनी ऑडिटर गिव योर ओपिनियन as to which of the following categories of share can the company issue at a discount as per the provision of the Companies Act 2013। तो ऑडिटर होने के नाते आपको राय देनी है कि कौन से अंश बट्टे पे दिए जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जनता को जो अंशों का निर्गमन है वो बट्टे पे हो सकता है, नहीं। सेकंड है अधिकार अंशों का निर्गमन, अधिकार अंश जो हम अपने ही मौजूदा शेयर होल्डर्स को ऑफर करते हैं वो बट्टे पे हो सकता है, नहीं। स्वैट इक्विटी अंशों का निर्गमन, जी हाँ, ये बट्टे पे हो सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नहीं चलेगा। मतलब वैसे जनरली रूल ये है कि हम डिस्काउंट पे शेयर दे ही नहीं सकते, लेकिन स्वैट इक्विटी शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, तो इसका आंसर सी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सी इसका आंसर होगा। चलिए, इसके बाद है गिवन ए बी बराबर 160, ए कैपिटल बी स्मॉल 40, ए स्मॉल बी स्मॉल बराबर 360, ए स्मॉल बी बराबर 440, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन। वेल, एन को मानिए कि ये है एक सैंपल, एक संख्या। सपोज कीजिए हमने सर्वे किया, हमने सर्वे में लिया ए का मतलब है चाय पीने वाला, और इसको मैं अल्फ़ा बना देता हूँ, स्मॉल ए की जगह अल्फ़ा लिख देता हूँ। अल्फ़ा का मतलब है चाय नहीं पीने वाला, ठीक है। इसी तरह बी का मतलब मान लेते हैं कॉफ़ी पीने वाला, और बी बीटा, स्मॉल बी की जगह मैंने बीटा लिख दिया, इसका मतलब है नो कॉफ़ी, वो बट्ठा कॉफ़ी नहीं पीता। अब पहला मान है ए बी कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, और इस ए बी का क्या मतलब होगा, इस ए बी का मतलब होगा कि वो बंदा चाय भी पीता है और कॉफ़ी भी पीता है। दूसरा क्या है, ए कैपिटल बट बी स्मॉल, ए कैपिटल बट बी स्मॉल, वो यहाँ आएगा, यहाँ पे
इसका मतलब बंदा कौन सा मिला मुझे सर्वे में, जो चाय पीता है लेकिन कॉफ़ी नहीं पीता। उसके बाद है ए स्मॉल बी स्मॉल, ए स्मॉल बी स्मॉल 360। ये 360 क्या है, ये अल्लाह के बंदे हैं, ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, पता नहीं जीते कैसे हैं, ठीक है। और एक है ए स्मॉल बी कैपिटल, ए स्मॉल होना चाहिए और बी कैपिटल होना चाहिए। तो ये 440 वो लोग हैं जो केवल चाय नहीं पीते लेकिन कॉफ़ी पीते हैं। तो ये अपन ने जमा दिया। अब इससे क्या निकल के आया, इससे एक टोटल का कॉलम क्रिएट हो जाएगा। 160 और 440 ये हो गए आपके 600 लोग। ये 600 लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, आप कोई से भी आंकड़े रख सकते थे। और ये जो 400 लोग हैं ये वो हैं जो कॉफ़ी नहीं पीते। इसी तरह से इस सर्वे से निकल के आया कि 200 लोग चाय पीते हैं और 800 लोग चाय नहीं पीते, यानी डेफिनेट उस सर्वे में 1000 व्यक्ति शामिल रहे होंगे, एन का मान 1000 रहा होगा, ठीक है। ए इसका आंसर रहेगा। आगे यहाँ पे इस टेबल में मिस्टेक हो गई है, 0 आएगा 1000, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। द फॉर्मूला पी क्यू डिवाइडेड बाई एन अंडर द रूट इज़ यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ। तो ये फॉर्मूला है ए द स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, इसका ये फॉर्मूला है। थोड़ा मैं आपको कहानी से बताऊं तो सपोज कीजिए कि हमने किसी समय एक्सपेरिमेंट करते समय 1200 बार कॉइन टॉस किया, कॉइन उछाला। 1200 में हमने पाया कि 480 बार हेड आया। आप कहेंगे सर 600 बार आता है, थ्योरेटिकली 600 बार आना चाहिए, लेकिन हमारे उस एक्सपेरिमेंट में 480 बार हेड आया और 720 बार टेल आया, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, यह हेड आने का प्रोपोर्शन क्या हुआ, 480 बटा 1200 यानी 0.4। और टेल आने का प्रोपोर्शन क्या हुआ, टेल आने का हुआ 0.6, ठीक है। तो अब अपन इसको एक फॉर्मूले में रख देते हैं, पी क्यू डिवाइडेड बाई एन। तो 0.4 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 1200, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सपोज कीजिए 0.14 आता है, इसको सॉल्व करके वो तो देख लेना जो भी आता है। तो ये आपको पता लग गई स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन। इससे फिर बाद में आप प्रपोर्शन की अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइड कर पाएंगे कि जैसे अभी तो 0.4 आया है, पर इसकी लोअर लिमिट क्या हो सकती है, एक गिवन सार्थकता स्तर पे, एक गिवन सिग्निफिकेंस लेवल पे, और इसकी लोअर लिमिट क्या हो सकती है और अपर लिमिट क्या हो सकती है, वो बनाने में स्टैंडर्ड एरर काम आया करता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो P स्टैंड फॉर है ना, ये प्रोपोर्शन ही है। तो ये सफलताओं के अनुपात की प्रमाप त्रुटि के लिए, स्टैंडर्ड एरर के लिए, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी का कार्य नहीं है। पहला, सरलीकृत समंकों की तुलना करना एवं संबंध स्थापित करना। तो ये बात जरूर है कि स्टैटिस्टिक में ये होता है कि जो फिगर्स हम सिंप्लीफाई कर देते हैं उनको कंपेयर करने में और एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में काम आती है। स्टैटिस्टिक का ये काम है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, स्टैटिस्टिक के बेसिस पे जो आंकड़े सामने आते हैं उससे आप अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकते हो, ये बात सही है। द डेटा शुड बी होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म, इसको होल्ड पे रखते हैं। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा, स्टैटिस्टिक का ये फंक्शन भी है कि वो कॉम्प्लेक्स डेटा को सरल कर देता है। बहुत सारा जो डेटा होता है उसको सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में या ग्राफिक के फॉर्म में तो सिंप्लीफाई करने में काम आता है। लेकिन इन्होंने पूछा था कौन सा कार्य नहीं है, तो आई थिंक ये जो कार्य है ना कि भाई है ना, आपके समंक समरूप होने चाहिए, उनके अंदर होमोजेनिटी होनी चाहिए, ये स्टैटिस्टिक का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। स्टैटिस्टिक के कार्य सब मैंने आगे PDF में दे रखे हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा, उनमें ये काम आपको नहीं दिखाई देगा जिसको अपन ने आंसर किया। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है, अंडर विच हेड्स स्टडी ऑफ ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर कैन बी डन। ये क्वेश्चन देखो मुझे बहुत प्रैक्टिकली नहीं आता, क्योंकि ये समथिंग ऐसा है कि ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर एंड ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। तो मैं मेरे हिसाब से, अब आप कहेंगे सर तुक्का कैसे, ऑल ऑफ द अबव मैं इसका आंसर लगाया। क्वेश्चन क्या था कि कंप्यूटर के द्वारा अंकेक्षण का अध्ययन किन शीर्षकों में किया जा सकता है। परीक्षण डेक, नियोक्ता के कंप्यूटर कार्यक्रम का प्रयोग, अंकेक्षण प्रतिरूप का प्रयोग। तो किसी को अगर इसका आंसर डी नहीं लगता हो और उसके पास कोई वैलिड प्रूफ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे कमेंट में बात लिख सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है इसका आंसर डी होगा, बट आई एम नॉट 100% श्योर, मैंने लिखा भी नहीं है ना, तो आप समझिएगा। मुझे एक बार के लिए लगता है कि इसका आंसर डी हो सकता है। वेल, आगे बात कर लेते हैं। Which of the following is covered by the term exempt supply under section 247 of the CGST Act 2017? हम किसे कहेंगे exempt supply? अगर सप्लाई ऐसी है जिस पे नील रेट ऑफ टैक्स है, जिसको अपन बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई है,
तो ऑब्वियस सी बात है जीरो रेटेड सप्लाई पे आप टैक्स नहीं लोगे तो वो एग्जेम्प्टेड के अंदर कवर होगा, यस। सप्लाई एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 11, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट में सेक्शन 11 के तहत एग्जेम्प्ट कर दिया गया है वो तो एग्जेम्प्टेड में आएगा ही आएगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ऐसी सप्लाई जो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल आइटम्स, तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो वैसे ही हो गया, ठीक है। तो फिर ये भी आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, जीरो रेटेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड जिन्हें हमने नॉन टैक्सेबल माना है, जैसे हमने जीएसटी के एम्बिट में शामिल ही नहीं किया है, ये सब एग्जेम्प्ट सप्लाई में आएगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, ठीक है। ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई का डेफिनेशन गिवन है 247 में। कर मुक्त आपूर्ति से आशय है किसी भी माल या सेवाओं की आपूर्ति जिस पर कर की दर शून्य है, एक तो ये हो गया पॉइंट, या जो इस अधिनियम की धारा 11 के तहत कर मुक्त है, ये हो गया दूसरा, या जिसमें माल और सेवा के तहत गैर कर योग्य आपूर्ति भी शामिल है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उस पर आईजीएसटी लगता है और उसकी मैक्सिमम रेट 40% तक जा सकती है, तो सी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो एक बार देख लीजिए, इस कर की दर ये आईजीएसटी से रिलेटेड ही बताया गया है कि आईजीएसटी की जो रेट होती है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के जोड़ के बराबर होती है। सपोज अगर सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9% है, तो आईजीएसटी की रेट 18% होगी, इसकी मैक्सिमम रेट 40% तक हो सकती है। वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर ये आइडेंटिफाई करना है तो मतलब 3 ट्रू हैं। अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म विल हैव टू पे ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, जो एलएलपी फर्म होती है उनके ऊपर एएमटी के प्रावधान लागू होते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स के फॉर्म लागू होते हैं, यस। टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज 33.99%। वेल, ये गलत है, क्योंकि फर्म की जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो होती है 30%, और अगर अपन इसके अंदर सेस जोड़ दें तो ये इफेक्टिव रेट होती है 31.2%। तो इन्होंने अब ये 33.99 पता नहीं कहाँ से दे दिया, तो ये फॉल्स है। इसके बाद अगले दोनों आसान है। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज एग्जेम्प्ट, पार्टनरशिप फर्म से साझेदार को जो लाभ का हिस्सा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। उसका रीज़न भी है, फर्म अगर एक बार टैक्स दे चुकी तो फिर पार्टनर दोबारा उस पर टैक्स नहीं देगा, इसलिए हमें कहते हैं कि पार्टनर को जो फर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये बात सही है, ट्रू है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 12%, पार्टनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा सकता है ऑन कैपिटल, ये बात भी सही है। तो हमें फॉल्स पहचानना था, तो ये जो सेकंड लिखा है ना सर, वो कि टैक्स लायबिलिटी फर्म के केस में 33.99% होती है, ये फॉल्स है, तो इसका आंसर बी रहना चाहिए। वर्ष 22-23 में नियोक्ता से मृतक कर्मचारी के परिवार को प्रति माह 14,000 की पेंशन मिल रही है। परिवार के सदस्यों के हाथों प्रभार्य कर योग्य होने वाली आय की गणना करें और यह भी बताएं कि निर्धारण वर्ष 23-24 के लिए आय किस शीर्षक में कर योग्य है। निर्धारित ने धारा 115 BAC यानी जो न्यू टैक्स रिजीम है उसका विकल्प नहीं चुना है। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है, उसके फैमिली मेम्बर्स को पेंशन मिल रही है, कितनी मिल रही है, 14,000 रुपया महीना। तो अगर सिंपल सोचे तो 1 40 और 28 1,68,000 रुपये फैमिली पेंशन मिल रही है। इसमें आपको याद रखना है कि आपका 1/3 अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन ये राशि 15,000 से ज़्यादा नहीं होती। फैमिली पेंशन के केस में आपको 15,000 से ज़्यादा कटौती नहीं मिलेगी, तो 1,53,000 रुपया टैक्सेबल होगा, और वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्स में। अगर एम्प्लॉय को जीते जी पेंशन मिलती है, उसको खुद को मिलती है, तो पेंशन सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर फैमिली पेंशन है तो फैमिली पेंशन अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होती है, और उसमें 15,000 की कटौती का नियम है। तो 1,53,000 टैक्सेबल इन द अदर सोर्स हेड, ए इसका आंसर होगा। आसान सा बट अच्छा क्वेश्चन था। वेल, अधिसूचित अंशों के हस्तांतरण से उत्पन्न अल्पकालीन पूंजी लाभ जिस पर एसटीटी चुकाया गया हो, किस दर से कर वसूल किया जाएगा। तो एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपके पास इक्विटी शेयर हैं और वो इक्विटी शेयर लिस्टेड है, अधिसूचित है, ठीक है, सूचित अंश या अधिसूचित अंश है, तो इक्विटी शेयर है, लिस्टेड है, अगर आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए यानी 12 महीने तक के लिए होल्ड किया है, ठीक है, और उसको अगर आप ट्रांसफ़र करते हो यानी सेल करते हो, और सेल करते समय आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चुका दिया है, तो
15% STCG लगेगा। मतलब उस सौदे पे आप जो भी कमाओगे उस पर एक स्पेशल टैक्स रेट 15% STCG, इट विल बी टैक्सेबल 111A। ये वो धारा है जिस धारा के तहत ये लाभ टैक्सेबल होते हैं। ये नॉर्मल STCG नहीं माने जाएंगे, इनके लिए सेपरेट ट्रीटमेंट है, 15% की रेट ऑफ टैक्स है। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। आसान सा क्वेश्चन। अगला बात कर लेते हैं कि कहता है व्हेन कॉस्ट ऑडिटर इज़ टू बी अपॉइंटेड। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने ज़रूरी हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है और उसे अगर अधिसूचित किया गया है कि भाई आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने होंगे, तो बाद में आपको कॉस्ट ऑडिटर भी अपॉइंट करना होगा। फाइनेंशियल ईयर जहाँ से शुरू होता है वहाँ से 180 दिन के अंदर। इन्होंने पहले ऑप्शन में लिखा है आपको साल शुरू होने के 30 दिन के अंदर कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना होगा, नहीं। सेकंड में लिखा है कि आपको प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिन के भीतर लिखा होगा। थर्ड में लिखा है कैलेंडर वर्ष जनवरी से शुरू होता है, इसलिए गलत। और AGM के 30 दिन के अंदर, ये भी गलत। तो आपका आंसर बी रहेगा। हर फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग के 180 दिन या कह लीजिए राउंड फिगर में 6 महीने के अंदर अंदर आपको कंपनी के लिए कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, एक बार पढ़ लीजिए बोलिए। मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर विद इन द 180 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर बाय द क्लास ऑफ द कंपनी एज स्पेसिफाइड इन रूल 3। क्योंकि हर कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लगी होती, कंस्ट्रक्शन में नहीं लगी होती, तो जो कंपनियां हैं उन्हीं के लिए नियम है जो इस काम में लगी हुई हैं। Well, an assessee who declare his business profession income under the section 44AD1 or 44ADA has to make payment of advance tax of such income। देखिए बाकी सब लोगों को एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में चुकाना पड़ता है, ठीक है, 15%, 45%, 75%, 100%। लेकिन जिन्होंने 44AD के अंदर या 44ADA के अंदर प्री अजम्पटिव इनकम वाला ऑप्शन लिया है, परिकल्पित आय वाला ऑप्शन लिया है, ठीक है, तो हमें पता है कि ऐसे बिजनेसेस हैं अगर वो कह दें कि हमने जो टर्नओवर किया है उसका 8% हमारी इनकम है, या 44ADA में कोई प्रोफेशनल कह दे कि मेरी जितनी रिसिप्ट है उसका 50% मेरी इनकम है, तो ऐसे लोगों को एडवांस टैक्स वंस इन ईयर देना पड़ेगा। 15 मार्च तक उनको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा, उनको एक किस्त में एडवांस टैक्स देना होगा। ए इसका आंसर है। वेल, आगे बात कर लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे इम्पोज डैश डैश ऑन स्पेसिफाइड इम्पोर्टेड गुड्स if it is of the opinion that the goods are being imported in large scale and they are causing injury to the industry in India। देखिए केंद्रीय सरकार कुछ खास आयातित वस्तुओं पर, निर्दिष्ट आयातित वस्तुओं पर एक खास तरह की ड्यूटी लगा सकती है। यदि गवर्नमेंट की ये राय हो कि सामान बड़े पैमाने पर आयात किया जा रहा है, इतना कि भारत में उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको सेफ करने के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो सुरक्षा शुल्क, बहुत तरह की ड्यूटीज़ होती हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो सेफ गार्ड ड्यूटी तब लगाई जाती है, मैं एक बार नियम के थ्रू आपको पढ़ाता हूँ, ये बात यहाँ लिखी है। सुरक्षा शुल्क, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8B के अनुसार केंद्रीय सरकार को सुरक्षा शुल्क लगाने का अधिकार है। उचित छानबीन करने के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट संतुष्ट हो जाती है कि कोई वस्तु भारत में इतनी ज़्यादा इंपोर्ट की जा रही है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, घरेलू उद्योग है, उनको खतरा उत्पन्न हो गया है, तो सरकार गजट नोटिफिकेशन इशू करके उस पर सुरक्षा शुल्क, सेफ गार्ड ड्यूटी लगा सकती है। क्रिटिकल वैल्यू या क्रांतिक मान क्या होता है? सार्थकता स्तर, एक मान जिसके आधार पर परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। प्रसामान्य वक्र में यह स्वीकार्य क्षेत्र को इंगित करता है, यह एक प्राचल है या अनुत्तरित प्रश्न। वेल, क्रिटिकल वैल्यू आपको पहले से ही कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेटेड होती हैं जिनको क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। जैसे अगर जेड टेस्ट की बात करें तो 95% कॉन्फिडेंस या कहें 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 1.96 है। अब मान लीजिए कि आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाला और इसका मान लीजिए 3 आया, तो ये क्या है, 1.96 से ज़्यादा है, तो यानी यहाँ पे कहेंगे कि सार्थक अंतर है। और सार्थक अंतर पे क्या होता है, अपन H0 को जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर मान लीजिए कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, सपोज कीजिए मीन निकाला जा रहा है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आया 1.63, तो 1.63 क्या है,
क्रांतिक मान से कम है तो फिर कहेंगे सार्थक अंतर नहीं है, और सार्थक अंतर नहीं है तो जो नल हाइपोथेसिस है उसको स्वीकार करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू बताता है कि उस पर हाइपोथेसिस की जांच होती है कि हाइपोथेसिस को स्वीकार किया जा सकता है, यानी नल हाइपोथेसिस को स्वीकार किया जा सकता है, या उसको रिजेक्ट करके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आई थिंक इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जतिन प्राइवेट लिमिटेड ने 10 लाख रुपए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पे खर्च किए हैं। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल वाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम। अगर देखिए कोई कंपनी है, अगर नियमों के चलते वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पैसा खर्च करते हैं, तो ये खर्चा वो PGBP हेड में एक्सपेंस के तौर पे नहीं दिखा सकते। जी हाँ, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं, ये वो अपनी लाइबिलिटी को क्लियर करने के लिए चुका रहे हैं, तो इस खर्चे की वो कटौती नहीं ले सकते। जिस तरह से कोई बिजनेस इनकम टैक्स चुकाता है तो उसकी वो कटौती नहीं ले पाता, इसी तरह कोई कंपनी का CSR एक्टिविटीज़ पे पैसा खर्च करती है तो वो PGBP में जाके कोई एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकती। इसका आंसर नील रहेगा, शून्य रहेगा, ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, Samvar is engaged in the business of growing the coffee in India. He derived an income from sale of coffee grown, cured, roasted and grounded. 4 क्रियाएं हो गई, कॉफ़ी ग्रोन, कॉफ़ी क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंड। मैंने एक बार बताया था, अगर आप 4 एक्टिविटीज़ करते हो कॉफ़ी के साथ तो फिर 4 से बनता है 40%। 40% आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। फिर आप बस संभाल के क्वेश्चन करना कि उसने पूछा क्या है। डिटरमाइन टू वॉट एक्सटेंट हिज इनकम विल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। बस इन्होंने यही पूछा है कि किस स्तर तक उसकी इनकम बिजनेस इनकम मानी जाएगी। तो 40% उसकी इनकम बिजनेस इनकम मानी जाएगी। टी के अंदर 40% होती है, रबर के अंदर 35% होती है, और एक कॉफ़ी के अंदर 2 क्रियाएं होती हैं तो फिर 25% का नियम होता है। ये सारा एक टेबल में है, आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। चाय में 40% बिजनेस इनकम या नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। कॉफ़ी के अंदर जनरली जब 2 क्रियाएं होती है तो 25%, कॉफ़ी में जब 4 क्रियाएं होती है तो 40%, और रबर के केस में 35% बिजनेस इनकम मानी जाती है। If in a distribution arithmetic and geometric mean are 32 and 40 respectively, then the value of harmonic mean, well, आपको एक संबंध याद करके जाना है, वो ये है कि ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर रूट कह ले, सॉरी का स्क्वायर रूट कह लीजिए। अब आपको इसमें इन्होंने अर्थमेटिक मीन दिया है और वो दिया है 32, ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन दिया है इन्होंने 40, और हार्मोनिक मीन इसके अंदर मिसिंग है। ठीक है, अब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग का मतलब आप समझते हैं, जैसे ये है इसके ऊपर स्क्वायरिंग हो गई और ये जो रूट है इसके ऊपर स्क्वायरिंग हो गई, तो 40 की स्क्वायरिंग होती है 1600, और रूट के ऊपर अगर स्क्वायरिंग होगी तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 32 HM। फिर आप HM का मान निकाल लेना, जिसके लिए 1600 डिवाइडेड बाय 32 करना पड़ेगा और बड़े आराम से 50 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का हार्मोनिक मीन 50 है। ठीक है, चलिए आगे पूरा सॉल्यूशन समझाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन शेड्यूल 2 एक्टिविटीज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ CGST एक्ट। आपको पहचानना है कि किस एक्टिविटी को सप्लाई नहीं माना जाएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, बिल्कुल इसे सर्विस नहीं माना जाएगा। जॉब वर्क को सर्विस माना जाता है। रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी को सर्विस माना जाता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट को भी। देखिए जहाँ पे दोनों ही पार्टियाँ तगड़ी होती है ना, ये काम करवाने वाला भी प्रिंसिपल और काम करके देने वाला भी प्रिंसिपल, जैसे जॉब वर्क है, A B को जॉब वर्क देता है तो दोनों प्रिंसिपल की हैसियत में है। जब एक लैंडलॉर्ड है और एक टेनेंट है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे भी दोनों की हैसियत प्रिंसिपल की हैसियत है। और अगर किसी ठेकेदार को ठेका दिया जाता है तो ठेका देने वाला और लेने वाला दोनों की प्रिंसिपल हैसियत है। लेकिन यहाँ पे जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है तो वो समझो एक ही यूनिट है। इससे ये निकल के आता है कि एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज देता है उसे सप्लाई नहीं माना जाता, तो उस पर GST नहीं लगेगा। क्योंकि GST लगाने के लिए बेसिक बात यह है कि उसका साबित होना ज़रूरी है कि यह सप्लाई है। तो एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज देता है उसे सप्लाई की श्रेणी में नहीं रखा जाता, इसीलिए उस मामले में फिर GST नहीं लगेगा। इसका ये भी मतलब है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ मामले में अगर एक पर्टिकुलर लिमिट, मॉनेटरी लिमिट क्रॉस होगी तो फिर सर्विस देने वाला सर्विस लेने वाले से GST वसूल करेगा। जी हाँ, ए इसका आंसर होगा।
What should be examined by the auditor while conducting audit of staff provident fund of an educational institute? सपोज कीजिए आप एक ऑडिटर हैं, आप एक शैक्षणिक संस्था में गए, आपको पता चला कि वहाँ कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड का पैसा काटा जा रहा है, यानी उनकी तनख्वाह उनको पूरी नहीं दी जाती, उसका कुछ हिस्सा काट लिया जाता है प्रोविडेंट फंड के नाम पे। तो काटा जा रहा है या नहीं, आप क्या क्या वहाँ जाके स्टेप लेंगे? आप वहाँ सैलरी रजिस्टर देखेंगे, बिल्कुल सर, वहाँ आपको वेतन रजिस्टर देखना होगा कि क्या सबको वेतन दिया जा रहा है और कितना पीएफ काटा जा रहा है। पहले बुनियादी चीज़ ये देखोगे, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, हाउ कलेक्टेड फंड्स आर इन्वेस्टेड। फिर आप ये भी देखोगे कि जो पैसा काटा जा रहा है वो भेजा कहाँ जा रहा है, किसी बैंक में जा रहा है, बॉन्ड में जा रहा है, एसआईपी में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इंस्टीट्यूट, क्योंकि नियम ये होता है कि जितना कार्मिक का प्रोविडेंट फंड काटा जाता है उतना ही एम्प्लॉयर अपने तरफ से मिलाता है। सपोज़ आप अपने कर्मचारी के 2500 रुपये काट रहे हैं, 2500, तो एम्प्लॉयर को 2500 अपनी ओर से मिलाने होते हैं और 5000 रुपये एम्प्लॉय के लिए जमा कराने होते हैं। तो क्या इंस्टीट्यूट अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो ऑल ऑफ द अबव। तो एक ऑडिटर को ये सारी बातें चेक करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है टैक्स ऑडिट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम डैश डैश इन इंडिया। वेल, पढ़ के गए थे तो बहुत आसान क्वेश्चन था कि भारत में टैक्स ऑडिट की शुरुआत कब हुई। भाई जैसे नियम है कि 1 करोड़ के बाद अगर किसी का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसकी टैक्स ऑडिट होगी। तो ये नियम, पहले तो लिमिट कम रही होगी, तो ये नियम कब से आया? असेसमेंट ईयर 87-88 नहीं, 84-85 नहीं, 86-87 नहीं, 85-87, तो बहुत ही क्लोज आसपास के ईयर दिए थे। पढ़ा हुआ है और कॉन्फिडेंस है। तो वर्ष 1985-86 से टैक्स ऑडिट की शुरुआत हुई, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि इंस्पेक्शन ऑफ 20 सैंपल ऑफ ग्लास यूटेंसिल ईच ऑफ साइज 100 रिवील्ड द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स टू बी 80। आपने क्या किया? जैसे सपोज़ कीजिए आपने 100 बर्तन लिए और उसमें डिफेक्टिव पीसेस देखे, ऐसा आपने 20 बार किया, तो ऑल टुगेदर आपने 2000 पीसेस को देखा है और आपने उसमें 80 डिफेक्टिव्स पाए हैं। तो 0.04, तो ये 0.04 हो गया प्रोपोर्शन ऑफ बीइंग डिफेक्टिव, और प्रोपोर्शन ऑफ नॉट बीइंग डिफेक्टिव यदि अगर इसको प्रोबेबिलिटी में बोले तो 4% प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव होने की और 96% प्रोबेबिलिटी है नॉट डिफेक्टिव होने की। अब आपको ये निकालना है कि मैक्स टू मैक्स कितने कहीं डिफेक्टिव हो सकते हैं, अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है। तो अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, मैं आगे कैलकुलेशंस आपको समझाता हूँ। पहले आपने ये समझ लिया कि टोटल 2000 पीसेज में से 80 निकले हैं, तो प्रोपोर्शन क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है और नॉट प्रोबेबिलिटी यानी वो चीज़ ना होने की संभावना क्या है। फिर आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन निकाला, P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एन, जो शुरू में आया था कि है ना, ये फॉर्मूला क्या बताता है? तो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन बताता है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन आया है 0.0196। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम लिमिट सेट हो जाएगी। पहले से आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर प्रोपोर्शन में एक बार प्लस एक बार माइनस करना है। तो 0.0196 को पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 0.04, ये वाला 0.04 इसमें जोड़ दीजिए, तो 0.0988। अगर मैं इसको सरल शब्दों में परसेंटेज में बताऊँ तो आपके मैक्स टू मैक्स 9.88% डिफेक्टिव जा सकते हैं। भाई अभी सैंपल में पाया गया है कि 4% पीसेस डिफेक्टिव हैं। मैक्स टू मैक्स अगर आप लंबा सैंपल भी लोगे तो मैक्स टू मैक्स 9.88% डिफेक्टिव जा सकते हैं। अच्छा, इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे और माइनस करोगे तो ये संख्या माइनस में आएगी। तो हो सकता है, ये भी थोड़ा ट्रिकी दिया इन्होंने, ये आंसर भी गिवन है लेकिन फिर आपको इसकी जगह 0 लेना है, क्योंकि नियम है कि सिंस नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स कैन नॉट बी नेगेटिव। भाई डिफेक्टिव आइटम या तो होगा या नहीं होगा, तो डिफेक्टिव आइटम की नीचे की तरफ 0 रहने वाला है, तो ऊपर क्या मैक्स टू मैक्स परसेंट रह सकता है वो। तो इस तरह से आंसर बनेगा। आप देखिए इसका आंसर C नहीं होगा, इसका आंसर D होगा। यहाँ पे भी हल्का सा ट्रिकी गेम खेल गए आपके साथ। चलिए, होपफुली मैं समझा पाया। इसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन, कहता है, नहीं अभी तो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पता है कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कहें एक चैप्टर पढ़ते हैं कॉल्ड TFD, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक तो जो वास्तव में होती है उसको अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और एक जो थ्योरेटिकली गिरनी चाहिए। फॉर मैं एग्जांपल बताऊँ कि अगर आप 1000 सिक्के उछालते हैं तो
500 हेड गिरने चाहिए और 500 टेल गिरने चाहिए, क्योंकि हेड और टेल के गिरने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। तो ये थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल भी होता है, आपका डिस्क्रीट भी होता है और कॉन्टीन्यूअस भी होता है। तो ये दोनों डिस्क्रीट हैं, ये दोनों डिस्क्रीट। जो चीज़ फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, जो चीज़ पॉइंट्स में नहीं घटती, जो चीज़ पॉइंट्स में नहीं घट सकती, जैसे किसी हाईवे पे होने वाले एक्सीडेंटों की संख्या या तो फिर होगा या नहीं होगा, तो पॉइंट्स में नहीं हो सकती। जैसे हार या जीत की संख्या, तो हार या तो होगी या जीत होगी, पॉइंट्स में कुछ नहीं हो सकता। तो बाइनोमियल इसने पूछा कि कौन से डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये दोनों हैं, बाइनोमियल और आपका सॉरी सेकंड वाला पॉइसन, है ना, पॉइसन बोलना था मुझे, बाइनोमियल एंड पॉइसन, ठीक है। तीसरा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस वाला है। तो ये वाला आंसर हो गया इसका बी, बोथ बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ठीक है। को लास्ट क्वेश्चन कहता है, एक डिब्बे में 8 लाल बॉल हैं, 7 सफ़ेद गेंदें हैं और 5 नीली गेंदें हैं। यदि इसमें यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली मतलब बगैर देखे 3 गेंदें निकाली जाती है, तो इस क्रम में गेंदों के निकलने की प्रायिकता क्या होगी? पहले लाल आए, फिर सफ़ेद आए और अंत में नीली आए। तो पहले आप सोचिए एक बार आंखें बंद करके कि अगर एक बॉक्स में ये बॉल हैं तो, और आपने कहा, मैं मेरे दोस्त को आपने कहा कि भाई मैं जादू दिखाता हूँ, देखना पहले फर्स्ट वन विल बी रेड। क्या फर्स्ट बॉल रेड हो सकती है? आप कहेंगे सर हो तो सकती है। फिर क्या सेकंड नंबर पे वाइट आ सकती है? आ तो सकती है। और फिर थर्ड नंबर पे ब्लू आनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो अब इसके होने की क्या संभावना है, हम ये निकालेंगे। तो पहली बॉल हम चाहते हैं रेड आए, तो रेड कितनी बॉल हैं? 8। और उस समय की कुल कितनी बॉल हैं? 8 और 7 15 और 5 20 बॉल हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि वाइट बॉल उठे, तो वाइट की संभावना है 7 अपॉन करेंगे 19, क्योंकि एक बॉल निकाली जा चुकी है। और थर्ड बॉल ब्लू होनी चाहिए, तो 5 रखेंगे ऊपर और यहाँ पे 18 रखेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, वो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर यूँ भी हो सकता था 8C1 7C1 5C1, लेकिन ये आंसर अभी अलग देगा, क्योंकि ये आंसर ये है कि अगर क्वेश्चन ये कहता ना कि एक लाल, एक सफ़ेद और एक नीली की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ और ये क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि पहली लाल होनी चाहिए, दूसरी सफ़ेद होनी चाहिए, अंत में नीली होनी चाहिए, ये कंडीशनल है। इसमें आपने कंडीशन लगा दी कि ये सीक्वेंस में ही घटित होना चाहिए। और जब आप ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन यूज़ करते हो, ये तब होता है कि आपको मतलब नहीं पहले लाल आ जाओ, सफ़ेद आ जाओ, नीली आ जाओ, बस आपका ये स्वार्थ है कि एक लाल, एक नीली, एक सफ़ेद आए। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो ये तरीके से आंसर आता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ही अलग था, क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, थोड़ा मैं सॉल्व कर लूँ। 5 चौक 20, 4 दूनी 8, और तो कट नहीं रहा, 2 से कट जाएगा, तो ऊपर 7 आ गया और 19 नम आपका 190 से 19 10 190, 19 हटा दो 171, ये मिल गया ना आंसर। सी इसका आंसर हो जाएगा। तो सी विल बी द आंसर। होपफुली वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा। अगर हाँ तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तैयारी ज़ोरदार कीजिए। कॉमर्स पॉइंट हमारा ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारा कंटेंट वहाँ फ्री में अवेलेबल है और बहुत सारा पेड कंटेंट भी है जो कि बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे अवेलेबल है। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर लीजिएगा, और ये है कि कुछ कहना बताना हो तो कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। कॉल में जनरली नहीं उठा पाता तो कॉल ना करें। थैंक यू।